नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए लखनऊ जिला स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुआ और इस मौके पर दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित करने और सामाजिक संस्थाओं और विशेष विद्यालय की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही विशेष विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिव्यांग कर्मचारियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, जहां पर तमाम लोगों को यहां पर पुरस्कार भी वितरण किया, जहां खुद सूबे के मुखिया जो है इस पुरस्कार को वितरण करते हुए नजर आए और सबकी जो है सराहना करते हुए भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम दिव्यांग कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं जहां गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या को लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, घबराइए मत, हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और वहीं हर पीड़ित की समस्या का समाधान भी कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ सबका जो है सरकार सबकी समस्या दूर करने को संकल्पित है। साथ ही जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता में ध्यान दे और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जनता दरबार यहां पर लगाया गया है, जहां पर आपको बता दें तमाम जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचते हैं, जहां खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी समस्या को सुनते हैं और कुछ की समस्या को जो है तत्काल उसके समाधान कराते हैं और इसी के साथ साथ अधिकारियों को इसके लिए निर्देश देते हैं कि जितनी भी समस्या है सबकी जो है समाधान कराया जाए। इसमें तमाम वो लोग आते हैं जो कि अपने हेल्थ के लिए परेशान होते हैं, आर्थिक जो है कई तरह से परेशानियों से वो जूझते हैं और इसके लिए वो योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आते हैं। आपको बता दें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से अपनी कमान संभाली तब से ही वो जनता दरबार लगाते हैं, जहां पर तमाम लोग अपनी फरियाद को लेकर आते हैं और सूबे के मुखिया उसे सुनते हुए नजर आते हैं। और इसके बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि यहां पर जनता दरबार लगाया गया है। लगभग 150 लोगों की यहां पर समस्याएं सुनी गई हैं। कुछ लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराते हुए सूबे के मुखिया नजर आए और इसी के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए कि जिनकी भी जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से यहां लोग आते हैं और अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री से साझा करते हैं और मुख्यमंत्री उसका समाधान तत्काल करते हैं और इसी के साथ साथ जिसके तत्काल समाधान नहीं हो पाते उन्हें अधिकारियों को ये निर्देश देते हैं कि जिनकी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। आपको बता दें इसमें तमाम वो लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसकी सहायता सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हैं। और वहीं गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक समारोह की शुरुआत की गई है, जहां 7 दिन तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ। 10 दिसंबर को समापन होगा, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम योगी ने अखंड ज्योति रथ को भी रवाना किया। सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी,
आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, जितेंद्र सिंह जी, सरवण निषाद जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सौरभ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास जी, योगी कमलनाथ जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षकगण और कार्यबच्चों, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 92 वर्ष पूरे होने के संस्थापक सप्ताह समारोह के साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर आज के समारोह के जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, माननीय तोमर जी हैं, प्रोफेसर राजीव कुमार जी हैं, अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, उन सभी महानुभावों का मैं इस अवसर पर सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 92 वर्ष की ये यात्रा नए भारत के लिए हमारे संस्थान किस प्रकार से तैयार रहने चाहिए और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करिए, जब 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने एक छोटे से बीज को रोपित किया होगा, तब साधन नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे, देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। एक और देश के अंदर आजादी की लड़ाई हिलोरे ले रही थी और दूसरी तरफ इस बात का एक दृढ़ विश्वास भी कि हमारा देश बहुत दिनों तक अब गुलाम नहीं रहेगा, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। लेकिन आजाद भारत में कैसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए, यह देश कैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली पीढ़ी के सामने एक आदर्श हो, स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक हो, उस भाव के साथ 1932 में महंत
महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और अब तो 92 वर्ष की इस यात्रा ये समग्र मूल्यांकन का समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के सामने भी है। ये यात्रा पूरी थी और उस यात्रा में अपनी जिम्मेदारी। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि अखंड ज्योति रथ रवाना के बाद से अपनी जो है जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी के साथ साथ जो है प्रदेश के विकास की भी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि सूबे के मुखिया अभी आज हमने देखा और बताया भी कि उन्होंने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया था, जिसमें उन्होंने तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए थे और इस बीच अखंड ज्योति रथ को भी उन्होंने रवाना किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात पटल पर रखी है। क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री ने, सुनवाते हैं। Set our ties in the direction of some improvement. The House, sir, is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflict and the events that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable and mutually acceptable framework for boundary settlement. Honourable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the line of actual control, LAC, in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to a disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. The House, sir, is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had seen not only fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and to restore peace and tranquility. Sir, the contemporary phase of our ties with China dates back to 1988, when there was a clear understanding that the Sino-Indian boundary question will be settled through peaceful and friendly consultations. In 1991, the two sides agreed to maintain peace and tranquility in the areas along the LAC, pending a final settlement of the boundary question. Thereafter, in 1993, an agreement was reached on the maintenance of peace and tranquility along the LAC. Subsequently, in 1996, India and China agreed on confidence-building measures in the military field. In 2003, we finalized a declaration on the principles of our relations in comprehensive cooperation, which included the appointment of special representatives. In 2005, a protocol was formulated on the modalities for implementations of CBMs in the military field along the LAC. At the same time, the political parameters and guiding principles for the settlement of boundary question was also agreed upon. In 2012, a working mechanism for consultation and coordination called WMCC was established. A year later, we reached an understanding on border defense cooperation as well. Honorable Chairman, sir, the purpose of my recalling
these agreements is to underline the elaborate nature of our shared efforts to ensure peace and tranquility in the border areas, and to emphasize the seriousness of what its unprecedented disruption in 2020 implied for our overall relationship. The situation arising after our counter-deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. In all of this, we were and we remain very clear that the three key principles must be observed under all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. Sir, honorable members would also appreciate that as a और आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए सुनवाते हैं। मित्रों, संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव, ये देश की जनता को बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कल राज्यसभा में नियम 267 के तहत अर्थात सभी कार्य रोककर कोई मुद्दा डिस्कस किया जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अलग अलग विषयों के लिए आए थे। इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने, किसी 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था, जबकि बहुत बात समझी जा सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही विषय हो सकता है। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेके चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है
कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ बीजेपी की क्या उपलब्धियां है उसको भी सुधांशु त्रिवेदी बताते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ देखिए, इस बार तीसरी बार भी बीजेपी ने कमान संभाली। इसको लेकर लगातार जो है माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है देश लगातार आयाम लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर से। वहां से तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जहां पर पुरुष विजेताओं को सम्मानित करते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। अगर आप सबका सब अभिवादन कर रहे हैं, आजकल सुना कमेंट्री बड़ी अच्छी करते हैं। 3 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के पाले में है, यानी सुपर टैकल ऑन है, लेकिन किक लगाई गई लेफ्ट कॉर्नर पे, पॉइंट मिलेगा आंध्र प्रदेश को। स्कोर इस समय बराबर है 42-42 और उत्तर प्रदेश की तरफ से शिवम चौधरी कर रहे हैं रेड। 2 खिलाड़ी बाकी हैं, ऑल आउट बचाना प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश की। एंकल होल्ड बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से शिवम तेवतिया ने किया है और लीड में आंध्र प्रदेश आ चुके हैं और ऑल आउट कंसीड कर लिया उत्तर प्रदेश ने, यानी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑल आउट करने के आंध्र प्रदेश को। अभी 2 मिनट पहले तक उत्तर प्रदेश 2 पॉइंट की लीड में थे, इस समय आंध्र प्रदेश लीड में है और अभी भी काफी समय बाकी है इस फाइनल मुकाबले में और टाइम आउट दिया गया है दोनों टीम्स के द्वारा। और उत्तर प्रदेश को इसी साल कबड्डी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। माननीय योगी जी अक्सर जिन खिलाड़ी का नाम लेते हैं, श्री संजीव कुमार बाल्यान, वो उत्तर प्रदेश से हैं और विश्व कबड्डी में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो एक खिलाड़ी के तौर पे एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीते और फिर एक कोच के तौर पे एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीते पिछले साल, जो यूपी के रहने वाले हैं संजीव कुमार बाल्यान साहब। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश कबड्डी के नाम है। तकरीबन 7 मिनट का समय यहां बाकी है। रेड में है करमवीर ठाकुर। 3 पॉइंट की लीड में इस समय आंध्र प्रदेश है, 46-43 से लीड में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।